जय हिंद साथियों, राउज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम देश विदेश की उन सारी खबरों के बारे में बात करेंगे जिनसे सवाल आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे। साथ ही जैसे ही ये क्वेश्चंस का न्यूज का पिटारा खत्म होगा, वैसे ही एक टॉपिक में डेली आपके लिए लेकर के आऊंगा जो कि स्टैटिक जीके का होगा। यानी हर सेशन में एक स्टैटिक जीके का टॉपिक मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं आज से। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे बच्चों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर एक न्यूज आती है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्मूथ कोटेड ऑटर कंजर्वेशन। अभी देखिए, ऑटर ऑटर एक जीव है। ऑटर एक जीव है, ठीक है। ऑटर, इसको आप लोग हिंदी में उदबिलाव भी बोलते हो। क्या बोलते हो? उदबिलाव भी बोलते हो, ठीक है। ऑटर उदबिलाव भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक है। ये वही उदबिलाव है, ठीक है, याद रखना। और ये वेटलैंड में पानी में ज्यादा रहता है, यानी कि दलदल में, ठीक है। ये दलदल वाला स्मूथ कोटेड वाला, ठीक है। उदबिलाव तो है, लेकिन एक प्रजाति है उदबिलाव की जो स्मूथ कोटेड कहलाती है। स्मूथ कोटेड, ठीक है, स्मूथ कोटेड। उसके बॉडी पे बड़ा स्मूथ सा एक कोट बना रहता है, ठीक है, शेल बना रहता है वो, ठीक है। कहां पे रहता है? तो दलदल में रहता है, या फिर पानी में रहता है, वेटलैंड में रहता है। ये उसके कहर हैं, ठीक है, याद रखना। और एशिया में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, कौन सा? वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 1 में नामित किया गया है, लिस्ट किया गया है, ठीक है। यानी कि इसको बचाने की हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे याद रखना क्यों बचाने की जरूरत है। तो ये हमारे पानी के जो स्रोत हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, दलदल हैं, उन सबको साफ सुथरा रखने में मदद करता है। क्योंकि कीड़े मकोड़े खाता है और गंदगी खाता है, और उससे हमारा पानी जो बिल्कुल साफ रहता है। तो स्वच्छ रखने के लिए पानी को, हमको इसको बचाने की जरूरत तो है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इसीलिए इसको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्ट किया गया है, यानी कि इस लिस्ट में इसको डाला गया है। इसको जो एक वल्नरेबल लिस्ट आती है आईयूसीएन की, ठीक है, आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में भी डाला गया है, ठीक है। वल्नरेबल स्पीसीज की लिस्ट में भी डाला गया है। अब वल्नरेबल स्पीसीज क्या होता है? जिसको बचाने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी तमिलनाडु ने एक मुहिम चला है, एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चला है। कितने साल के लिए? एक साल के लिए, एक साल के लिए। कितने साल के लिए? एक साल के लिए चलाया गया है, ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा। क्या बचाने के लिए? क्या बचाने के लिए? तो स्मूथ कोटेड उदबिलाव। क्या? स्मूथ कोटेड उदबिलाव, यानी कि स्मूथ कोटेड ऑटर्स बचाने के लिए, ठीक है। और ये ऑटर्स कहां मिलते हैं? तो ये कावेरी डेल्टा में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? तो कावेरी डेल्टा में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में स्मूथ कोटेड उद्भिदाओं की रक्षा और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 वर्ष की संरक्षण पहल शुरू की है। वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्स में आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। नीदरलैंड्स ने भारत के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी कि एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? वो सारे एग्रीमेंट जो दो पार्टियां आपस में करती हैं कि हम आज से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों, याद रखना। एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है ये, ठीक है, याद रखेगा आप लोग, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में बोलते हैं समझौता, समझौता ज्ञापन, ठीक है। तो अभी
भारत ने और नीदरलैंड ने, ठीक है, भारत ने और नीदरलैंड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन साइन किया है। क्या करने के लिए? तो आपको याद होगा हड़प्पा सभ्यता जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हड़प्पा सभ्यता में एक लोथल हुआ करता था, जो डॉकयार्ड यानी कि पुराना बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। उसी को और मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पे दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। यानी कि नीदरलैंड एंड इंडिया साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द मिनिस्ट्रियल लेवल, यानी कि दोनों देशों के मिनिस्ट्री ने साइन किया है टू सपोर्ट द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या नेशनल, क्या करते हैं नेशनल, क्या नेशनल, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम मैरीटाइम हेरिटेज हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। ये क्या करता है? ये एग्रीमेंट, ये जो ग्रुप है, ये जो एग्रीमेंट बनाया गया है दोनों देशों के बीच में, ठीक है, किस लिए बनाया गया है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं NMHC। क्या? NMHC कह देते हैं। और ये क्यों किया गया है, क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोथल है, पुराना गुजरात का जो लोथल है, गुजरात का जो लोथल है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। कौन सी नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। उसी को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है, उसी को हम लोग मॉडर्न करेंगे। वहां पे हम लोग क्या बनाएंगे? म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या बनाएंगे? लोगों के घूमने के लिए टूरिज्म प्लेस बनाएंगे, ताकि हड़प्पा सभ्यता की चीजों को यहाँ पे संभाल कर रखा जा सके, हड़प्पा सभ्यता की चीजों को इस म्यूजियम में लोगों के सामने परोसा जा सके, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, तो मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC एट लोथल गुजरात में विद कॉपरेशन फ्रॉम द, कहां से कॉपरेशन मिल रहा है? एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम मैरीटाइम म्यूजियम। ये दुनिया के कुछ बेहतरीन म्यूजियम में से एक है, जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। एम्स्टरडेम में जो म्यूजियम है, एम्स्टरडेम में जो म्यूजियम है, उसी के तर्ज पे यहाँ भारत में लोथल में भी एक म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है। एक म्यूजियम यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसमें कंजर्वेशन, रिसर्च एंड एग्जीबिशन किया जाएगा, ठीक है। और इस म्यूजियम में क्या किया जाएगा? पहले मैं आप लोग बता चुका हूं, ये लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, जो कि बंदरगाह है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जितने भी चीजें मिलेंगी हड़प्पा सभ्यता की, वो यहाँ पे संभाल कर रखी जाएंगी, ठीक है। यानी कि एक संग्रहालय बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा। और ये संग्रहालय में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की चीजें, हड़प्पा सभ्यता की चीजें रखी जाएंगी, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, के सामान रखे जाएंगे, ताकि लोग यहाँ पे जाएं और इसका लुत्फ उठा सके, देख सके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डिजिटली इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा, डिजिटली, कि आप इसको 3D में प्रेजेंट किया जाएगा इस म्यूजियम में, ताकि आप जब घुसो तो आपको लगे कि यार उस दौर में आप लोग चले गए हो, ठीक है। 3D प्रेजेंटेशन किया जाएगा, 3D प्रेजेंटेशन किया जाएगा, ताकि ऐसा लगे कि आप उसी दौर में घूम रहे हो, हड़प्पा में ही घूम रहे हो। वही आपको साइट्स दिखाई देंगे, वैसे ही लोग दिखाई देंगे, वैसी मूर्तियां दिखाई देंगी, वैसे स्टैच्यू दिखाई देंगे टेराकोटा के बने हुए। तो अभी नीदरलैंड और भारत के बीच में, भारत के गुजरात के लोथल जगह पे एक म्यूजियम बनाने की बात हो रही है। और वो म्यूजियम किस तर्ज पे होगा? जैसा कि नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में जो म्यूजियम बना गया है, उसका नाम ही एम्स्टरडैम म्यूजियम है, उसके तर्ज पे बनाया जाएगा, जिसमें लोथल की सारी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी चीजों को दर्शाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, याद रखेगा। तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं किस देश के साथ मिल करके, तो यहाँ हम लोग नीदरलैंड के साथ मिलकर के ये म्यूजियम बनाने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए DRDO और RRU, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या नाम है इसका? DRDO, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO, ठीक है। और रक्षा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये वडोदरा में है, ये वडोदरा में है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वडोदरा में है, ठीक है, याद रखना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, ठीक है, रेलवे रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, याद रखना, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम पहले रेलवे इंस्टीट्यूट पर ही रखा गया था, ये रेलवे के लिए बनाई गई थी पहले, बाद में अभी रक्षा यूनिवर्सिटी कर दिया गया, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये दोनों ने मिल करके, ठीक है, डिफेंस को, भारत के भारत के भारत के डिफेंस सेक्टर को, भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए, क्या? मजबूत बनाने के लिए, बनाने
के लिए, मजबूत बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन साइन किया है। क्यों और कैसे? देखिए, डीआरडीओ में भी वैज्ञानिक होते हैं। डीआरडीओ क्या करता है? डीआरडीओ, ठीक है, हथियारों को डिजाइन करता है, हथियारों को डिजाइन करता है। डीआरडीओ हथियार बनाता है, ठीक है, हथियारों को बना डिजाइन करता है, हथियारों का प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स ये करता है, ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में क्या होता है? पढ़ाई होती है, स्टडीज होती है, ठीक है, याद रखना। तो अब राष्ट्रीय, और ये यूनिवर्सिटी तो जाहिर सी बात, इसमें रिसर्चर्स भी होंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है, प्रोफेसर्स होंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी भी होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है, चूंकि ये यूनिवर्सिटी है। तो अब डीआरडीओ और राष्ट्रीय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर के जो नई तरीके की समस्याएं हैं उनसे डील करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढेंगी। यानी कि अब दोनों जो संस्थान है, दोनों के संस्थान के जो रिसर्चर्स होंगे, टीचर्स होंगे, जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी लोग होंगे, वो सभी के सभी मिलेंगे और साथ में मिलकर के यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम भारत की रक्षा के लिए नई नई तकनीक ढूंढेंगे। जैसे कि आज की डेट में खतरे बढ़ गए हैं, जैसे कि आप देखना, तितली 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 के साइज के ड्रोन आज की डेट में उड़ रहे हैं और उनके भारत की सीमा में आ जाएंगे और भारत का पूरा चौकसी करके चले आएंगे, न जाने कहां बॉम्ब गिरा के चले आएंगे। तितली तितली बता रहा हूं, तितली, मधुमक्खी के साइज के ड्रोन आ रहे हैं भाई साहब, मधुमक्खी के साइज के कैमरे आ रहे हैं, जो आपके पूरा दिल्ली में आकर के, जम्मू में आकर के पूरा फोटो खींच के चले जाएंगे दुश्मन के पास। अब इस तरीके की समस्याओं को सुलझाने के लिए, अभी देखिए समस्याएं लेटेस्ट हैं, समस्याएं तकनीक से जुड़ी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, तो जाहिर सी बात है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और डीआरडीओ दोनों मिलकर इस तरीके की समस्याओं से सुलझने के लिए, सुलझाने के लिए, इस तरीके की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अब साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे, साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ड्रोन वाला, तो उस ड्रोन को टैकल कैसे करना है, उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने 22 दिसंबर 2025 को अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी जीवन चक्र प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे कि देखिए क्या बोल रहा है, रिसर्च करेंगे साथ में मिलकर, वेरी गुड, ट्रेनिंग करेंगे साथ में मिलकर, वेरी गुड, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, वेरी गुड। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये क्या होता है? लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जब कोई हथियार बनाया जाता है, जब कोई हथियार का प्रोडक्शन होता है यानी कि बनाया जाता है, तब से लेकर के जब तक हथियार पूरा खत्म नहीं हो जाता, रिटायर नहीं हो जाता, ठीक है, हथियार के रिटायरमेंट तक उसको न जाने कितनी सारी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको बार बार अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, यानी उत्पादन से लेकर के मरते दम तक बीच में जो कुछ भी आएगा सभी कुछ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ये भी ये लोग सीखेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत बनेगा, हमारी जो रक्षा क्षेत्र है वो ज्यादा मजबूत बनेगी, हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत, निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और डीआरडीओ ने दोनों ने हाथ मिलाया है साथ में, ताकि एक साथ काम कर सके। इसरो लॉन्चेस अमेरिका ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। अभी देखिए, इसरो ने अमेरिका का कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, इसरो ने, ठीक है, इसरो ने अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक सैटेलाइट, ठीक है, कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च नॉट किया नहीं है, ठीक है, अभी कल करेगा, ठीक है, कब? 24, नो आज, सॉरी आज ये डेट है ना 24, ठीक है, आज आज कर रहा है, ठीक है, आज कर रहा है। अभी जब ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो अभी देखना कि मतलब कुछ टाइम बाद ही हो जाएगा, ठीक है, अभी 2-2.5 घंटे बाद, यानी कि 8 बज के करेक्ट 54 मिनट पे हो जाएगा, ठीक है, 8 बज के करेक्ट 54 मिनट पे ये हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, आज ही हो जाएगा 8 बज के करेक्ट 54 मिनट पे। तारीख क्या है? तो 24 दिसंबर 2025, ठीक है बच्चों, आज। और ये कॉमर्शियल सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, भारत के द्वारा। और कहां से लॉन्च किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, कहां से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको क्या किया जाएगा, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा कल, क्लियर पॉइंट। और इस सैटेलाइट
सैटेलाइट का नाम क्या होगा? ब्लू बर्ड, ठीक है, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड ब्लॉक टू का मतलब क्या होता है? ये सेकंड नंबर वाला है, ठीक है। और क्योंकि ब्लू बर्ड जो फर्स्ट वाला है ना, ब्लू बर्ड जो फर्स्ट वाला है ना, ठीक है, वो सितंबर 2024 में लॉन्च हो चुका था। इसका काम क्या था कि इंटरनेट की सर्विसेज, जो हमें टावर की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट की सर्विसेज हम लोग पा सकें, ठीक है। तो ये रिसर्च करने के लिए गया था, ये रिसर्च करने के लिए गया था आसमान में, ठीक है। और कहा गया था? ठीक है, लो ऑर्बिट, ठीक है, लो ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के लोअर लोअर ऑर्बिट में गया था। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 160 किलोमीटर से लेकर के तकरीबन तकरीबन 2000 किलोमीटर के बीच का एरिया होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। उसमें इसको भेजा गया था ताकि डायरेक्ट क्या संभव है ये इंटरनेट को इस्तेमाल करना बिना किसी टावर से? जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, वहां पे इंटरनेट की समस्या आती है, टावर जा नहीं सकते हैं, खुदाई हो नहीं सकती है, समुद्र में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए हैं, या फिर जो हमारे जो शिप पे लोग जाते हैं, ठीक है, उन सबको समस्या होती है। तो सीधा इंटरनेट से अब सीधा अब सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो जो पहला वाला गया था रिसर्च करने के लिए गया था, जो दूसरा वाला गया है ना, ये पहले वाले ने बोला कि हाँ भैया सही है, सब कुछ संभव है। दूसरा वाला गया है कि कनेक्शन स्थापित कर ही दिया जाएगा, ठीक है, क्या? ठीक है, टू मेक कनेक्शन, टू मेक इंटरनेट, ठीक है, क्या? टू मेक इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन, ठीक है, डायरेक्टली अवेलेबल, कहाँ? डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अवेलेबल, ठीक है बच्चों, डायरेक्टली अवेलेबल हो पाएगा हमारे पास, ठीक है, डायरेक्टली अवेलेबल हो पाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ब्लू बर्ड 2 अभी भेजा जा रहा है, अभी आज ही 8:54 पे भेज दिया जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है। सारी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो रॉकेट है बनाया किसने है? एएसटी ने बनाया, एएसटी मोबाइल मोबाइल स्पेस जो है कंपनी का नाम है, मोबाइल स्पेस कंपनी का नाम है। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो ये भारत के लिए बहुत ही एक बड़ी बात है कि किसी और देश का रॉकेट भारत लॉन्च कर रहा है, ठीक है, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आती है, डिस्ट्रिक्ट इशूज एडवाइजरी एज चिल्लई कलम स्टार्स इन कश्मीर। देखिए कश्मीर में ना जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा जब सर्दी बढ़ जाती है, तो कश्मीर में एक एक छुट्टी, मतलब यूं कह लीजिए कि सेलिब्रेशन आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसको हम लोग चिल्लई कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चिल्लई कलम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, चिल्लई कलम बोलते हैं। तो अभी चिल्लई कलम कश्मीर का सबसे ठंडा और कठिन सर्दियों का चरण शुरू हो गया है। इसके बाद चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा आते हैं। जिलों ने जो वहां के डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है कि यात्रा को बंद कर दें और यात्रा ना करें या इधर उधर ना जाएं, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले देखें तो चिल्लई कलम क्या होता है, ठीक है, चिल्लई कलम, ठीक है, चिल्लई कलम, चिल्लई कलम, कलम, ठीक है, याद रखना, चिल्लई कलम। ये 21 दिसंबर से शुरू हो करके 30 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, याद रखना। ये बहुत ही ठंडा होता है, यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान चला जाता है। और इसीलिए जो जम्मू एंड कश्मीर के जो जिले हैं, उन्होंने यहाँ पे एडवाइजरी जारी किया है कि नहीं भाई अब आप बाहर मत निकलिए, बहुत खतरा है। तो आपको चिल्लई कलम याद रखना है, कब से? 21 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक। ये हर साल बदलता रहता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि 31 तारीख से ही कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, हो सकता है 15 से पड़ जाए, हो सकता है कि 30 से पड़ने लग जाए। तो ये डेट आपका अलग अलग आता रहता है, ठीक है। इसके बाद जब थोड़ी सी कम ठंड पड़ती है तो चिल्लई खुद आ जाता है, चिल्लई खुद आ जाता है। तो ठंड थोड़ी कम होगी तो चिल्लई खुद आ जाता है, चिल्लई खुद आ जाता है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद चिल्लई बच्चा आ जाता है, चिल्लई बच्चा आ जाता है। तो ये ठंड के 3 चरण हैं, ये ठंड के 3 लेवल हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे ही ये शुरुआत हो जाती है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की सरकार सतर्क हो जाती है और लोगों को इस सर्दी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर देती है। तो एडवाइजरी जारी हो चुका है। तो आपको तीनों नाम याद रखना, चिल्लई कलम, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। NSSH स्कीम एम्पावर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब entrepreneurs with GEM 4% procurement and ministry support। अब देखिए NSSH क्या है, ठीक है, MNSS क्या है, ठीक है, याद रखना,
ठीक है। नेशनल शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट हब, ठीक है, याद रखना क्या है ये नेशनल, ठीक है, नेशनल, ठीक है बच्चों, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब हब स्कीम, ठीक है, याद रखना हब स्कीम। इसमें सरकार क्या कर रही है, ठीक है, जीईएम प्रोवाइड कर रही है किसको, शेड्यूल कास्ट। ये देखिए, एक तो ऑन्टरप्रेन्योर्स का मतलब जो उद्यमी, उद्यमी का मतलब क्या होता है, उद्यमी का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टअप करने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो स्टार्टअप करने वाले, उनकी बात हो रही है। तो भैया उनसे सामान कौन खरीदेगा, उनसे सामान खरीदने के लिए यहाँ पे कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, क्योंकि यार उनका सामान बहुत ही कम बिकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप देखो, गवर्नमेंट का ई ई मार्केट, जिसको हम जेम बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ठीक है, याद रखना, जीईएम ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो उद्यमी हैं, स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, ताकि वो अपना सामान इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के बेच दें। और कौन खरीदेगा, तो सरकार खुद खरीदेगी अपने टोटल खरीद का। जैसे मान लो सरकार 1 लाख का सामान खरीद रही है, तो 4,000 का सामान इन्हीं से खरीदेगी, यानी कि 4% खरीदारी, 4% खरीदारी, ठीक है, खरीदारी, ठीक है, सरकार करेगी इनसे, ठीक है, सरकार करेगी डायरेक्ट इनसे। क्लियर पॉइंट। तो एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट ऐसा न्यूज आ रही है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। तो नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब योजना एसटी एससी उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसमें कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद की जाती है, यानी कि लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जीईएम का मतलब गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसपे रजिस्टर करना होगा इन लोगों को जो कि एसटी एससी से होने वाले हैं, जहां सरकार के मंत्रालयों द्वारा 4% का सामान खरीदना अनिवार्य होगा। इनका 4% कम से कम सामान तो सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है भारत सरकार के द्वारा। अभी इंडियन नेवी ने कमीशन थर्ड थर्ड एएसडब्ल्यू अंजादी बिल्ड इंडिजिनली अंडर 8 शिप प्रोग्राम। भारतीय नौसेना ने 8 जहाजों के कार्यक्रमों के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित अपने तीसरे एंटी वाटर वेस्ट नॉट वेस्ट, ठीक है, एएसडब्ल्यू वॉरफेयर है ये, ठीक है बच्चों, वॉरफेयर है ये। इसका पहले तो फुल फॉर्म आप लोग समझ लो, ठीक है, एएसडब्ल्यू सी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एएसडब्ल्यू का मतलब एंटी, ठीक है, एंटी वाटर, ठीक है, याद रखना, एंटी वाटर सबमरीन वॉरशिप, ठीक है, एंटी वाटर सबमरीन, ठीक है, वॉरफेयर, ठीक है, या फिर वॉरशिप, ठीक है बच्चों, याद रखना, वॉरशिप। इसका मतलब क्या है, ये एक पनडुब्बी है जो खास तौर पे युद्ध करने के लिए तैयार की गई है, ठीक है। शैलो वाटर क्राफ्ट, SWC, शैलो वाटर क्राफ्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये गहराई के पानी में भी जा सकती है, गहराई में पानी में जाएगी, साइज में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए दुश्मन के क्षेत्र से जा करके वापस आ भी सकती है, सारी सारी क्षमता रखती है, ठीक है। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि 8 इस तरीके की शिप बनाई जाएगी, कितनी, 8 शिप इस तरीके की बनाई जाएगी, ठीक है। और जो 8 शिप बनाई जाएगी ना, उसको नाम क्या दिया जाएगा, उस सीरीज को, शिप 1, शिप 2, शिप 3, शिप 4, शिप 5, उस सीरीज को नाम क्या दिया जाएगा, तो अरनाला सीरीज दिया जाएगा, अरनाला सीरीज नाम दिया जाएगा, अरनाला सीरीज। तो अरनाला सीरीज की 2 शिप्स पहले आ चुकी हैं, पहला आ चुका है अरनाला, ठीक है, INS अरनाला, ठीक है, INS अरनाला, और दूसरा आ चुका है आपका INS एंद्रोथ, ठीक है, एंद्रोथ 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 ये आ चुका है। और तीसरा अभी इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया है चेन्नई के अंदर में, उसका नाम क्या है, अंजादीप, उसका नाम क्या है, अंजादीप। चेन्नई में इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया है, नाम है उसका अंजादीप। क्लियर है पॉइंट। तो अभी ये एक क्लास है थर्ड, एंटी वाटर सबमरीन वॉरफेयर या वॉरशिप, ठीक है, शैलो वाटर क्राफ्ट।
अंजादीप, जिसका नाम है अभी इंडियन नेवी को चेन्नई में हैंडओवर कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और ये जो 8 शिप बनाने की बात की गई थी ना, ये जो 8 शिप बनाने की बात की गई थी ना, पीपीपी मॉडल पे किया गया था। पीपीपी मॉडल का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी मॉडल पे किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो सरकारी कंपनियां भी इन्वॉल्व होंगी, प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है, याद रखना। और ये किसने बनाया है, तो जी आर एस ई, इसका मतलब क्या होता है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कहाँ की है, तो कोलकाता की कंपनी है, यही बना रही है, यही पूरा डिजाइन कर रही है। और बना कौन रहा है, एल एन टी, लार्जन एंड टर्बो, ठीक है, लार्जन एंड टर्बो, एल एंड टी, लार्जन एंड टर्बो कंपनी। डिजाइन जीआरएसई पूरा बढ़िया तरीके से बना बना कर दे रहा है, और लार्जन एंड टर्बो के साथ मिलकर इसको बनाया जा रहा है, याद रखेगा। तो शिप का नाम रखेंगे अंजादी। तीसरा शिप है किस क्लास का, एच डब्ल्यू का, और पहला अर्नाला, दूसरा एंड्रोथ, और तीसरा ये है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक एक टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, स्टैटिक जीके का। तो आज हमारा जो टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम बात कर रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। देखिए, जब हमारे देश में, पूरी दुनिया में ये सोचा गया कि यार जितनी भी साइट्स हैं उनको बचाने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये साइट्स इंपॉर्टेंट हो। कहीं पता लग रहा है कि बहुत सारी नदियां तबाह हो रही है, कहीं पता चल रहा है कि जो ताजमहल हम सोच रहे हैं कि यार ताजमहल को बचाने की जरूरत है, और ताजमहल हम खराब करे जा रहे हैं, लाल किला खराब करे जा रहे हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं जो उस सदी, उस दौर की बातें हमको बताती हैं, लेकिन उस जब डेवलपमेंट था भी नहीं तब वो गुफाएं बनाई गई थी, कितनी कलाकारियां वहां पे थी। तो हमारी आने वाली जनता को वो सब पता होना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन को वो सब पता होना चाहिए। इन सब के लिए पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया कि यार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें हम उन सारे धरोहरों को रखेंगे जिनको हम बचाएंगे, पूरी दुनिया मिलकर के बचाएगी, सारे के सारे मेंबर्स मिलकर के बचाएंगे। क्लियर है पॉइंट, तो याद रखिएगा। तो 1972 में, ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मीटिंग बैठी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मीटिंग बैठी। क्लियर पॉइंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मीटिंग बैठी। देखिए, मैं सिर्फ इंडिया की पढ़ाऊंगा, ठीक है, वर्ल्ड वाली फिर कभी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक ही अपने को कवर करना है। बैठी, और 1978 में डिसीजन लिया गया, और 12, ठीक है, दुनिया की 12 क्या, धरोहरों को धरोहरों को नामित किया गया, ठीक है, लिस्ट में नामित किया गया, लिस्ट में डाल दिया गया। और भारत जो है 1983 में शामिल हुआ, ठीक है, भारत जो है 1983 में शामिल हुआ। और तब से लेकर के भारत के भी बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे स्थल इसमें नामित हो चुके हैं। तो टोटल कितने हैं भारत के, तो 44 स्थल भारत के अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इनको 3 लिस्ट में बांटा जाता है, जब भी देखना 3 लिस्ट में बांटा जाएगा, ठीक है। पहला बांटा जाएगा कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल मतलब कोई गुफा हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई जो हमारे कल्चर को दिखाता है, तो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज पहला हो जाएगा, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो जाएंगे, हेरिटेज। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। दूसरा जो होगा नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज, नेचुरल यानी कि जंगल वंगल, नदियां वदियां, ये हो गया वर्ल्ड हेरिटेज। तीसरा हो जाएगा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम देखेंगे ना, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज में कितनी 36 साइट्स हैं भारत की। सबसे पहले देखेंगे अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र 1983, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983, आगरा का फोर्ट उत्तर प्रदेश 1983, ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983, सन टेम्पल सूर्य मंदिर कोणार्क कोणार्क जो आपका उड़ीसा, ठीक है, 1984, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट एंड महाबलीपुरम में बहुत सारे ऐसे छोटे मिला के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं पुराने जमाने की, उनको तमिलनाडु में 1984, ठीक है। चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा में चर्च वगैरह है, ठीक है, उनकी बात की गई, तो 1986, ठीक है। खजुराहो के जो खजुराहो के जो धरोहरें हैं उनको शामिल किया गया 1986 में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी के जो धरोहरें हैं उनको शामिल किया गया 1986 में। उसके बाद फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से, आप नंबरिंग देख लीजिएगा, ठीक है, नंबरिंग में 7-8 दोबारा हो गया, बट ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में, ठीक है। उसके बाद पत्तादकल कर्नाटका 1986 में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987 में, ठीक है। चोला के जो टेम्पल है, चोला साम्राज्य के जो टेम्पल है तमिलनाडु 1987,
बुद्धिस्ट के जो मॉन्यूमेंट है ना, सांची का स्तूप, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी आपका 1989 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 में। कुतुब मीनार और इसके मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में 1993 में। ठीक है। रेलवेज, माउंटेन रेलवेज ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश 1999 में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सब आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया बिहार 2002। रॉक शेल्टर्स भीमबेटका 2003। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र 2004। ठीक है। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क गुजरात 2004। लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010। ठीक है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013। ठीक है। रानी की वाव पटन गुजरात 2014। उसके बाद नालंदा महावीरा बिहार 2016। आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूरियर चंडीगढ़ 2016। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात 2017। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको द आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र 2018। जयपुर सिटी 2019। उसके बाद काकातिया रुद्रेश्वरा यानी कि रामप्पा टेम्पल जो है तेलंगाना का 2021। और धौलावीरा हड़प्पन सिटी जो है इसको 2021 में नामित किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 2023। और होयसलास के जो साम्राज्य था, ठीक है, उसको 2023 में नामित किया गया। ठीक है। उसके बाद अहोम डायनेस्टी असम का, ठीक है, मोइडेम्स को शामिल किया गया 2024 में। ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया 2025 में। ठीक है। इसमें 12 टोटल ऐसे किले हैं हमारे छत्रपति शिवाजी के से रिलेटेड, उनको एक साथ शामिल किया गया था। ये तो थे कल्चरल। ठीक है। अब नेचुरल देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 1995। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम 1995। केओलादो नेशनल पार्क राजस्थान 1995। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल 1987। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड 1988। वेस्टर्न घाट 2012 में। ठीक है। उसके बाद द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश 2014। और एक मिक्स्ड। ठीक है। मिक्स का मतलब दोनों दोनों हो गए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए आगे देखें तो ये 2012 अभी चलिए। ठीक है। मिक्स में देख लेते हैं। ठीक है। कंचनजेंगडोंग जा, ये नाम अजीब सा ही लग रहा है। ठीक है। खांगेन जोंगा, मेरे को बार बार पढ़ने में उस टाइम भी अजीब लग रहा था। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। खांजेन जोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में 2016 में। तो ये सारे के सारे आपको बच्चों याद रखना है। सारे के सारे इसी के बेस पे जो भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप लोगों को सारे के सारे एमसीक्यूज का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।